मैं आज आपको भृगु नंदी नाड़ी के बारे में ये मास्टर क्लास लेके आया हूँ। भृगु नंदी नाड़ी क्यों जरूरी है उसके पहले मैं अपना परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अर्पित जैन है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी एंड आई अर्न अ लॉट ऑफ certification in different kind of astrology like भृगु नंदी नाड़ी, केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल केतन एस्ट्रोलॉजी. And I completed the postgraduate diploma in Vastu Shastra and a master in Vastu Shastra. As well, I am a certified numerologist as well as in both Dosho grid, or we call it the magic grid, or Vedic numerology. So today I am discussing about the भृगु नंदी नाड़ी. मैं आज आप लोगों को भृगु नंदी नाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ. भृगु नंदी नाड़ी एक साउथ इंडिया का बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं वो है. कारण ये है कि इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना बहुत आसान होता है. वैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा अलग वे में चीजों को प्रेडिक्ट करती है. और उससे अच्छा ये भृगु नंदी नाड़ी बहुत सरल तरीके से और बहुत सटीक भविष्यवाणी करती है. मतलब प्रेडिक्ट कर देती है कि ये इवेंट किस ईयर में होने वाला है, किस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चांसेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी किस ईयर में आपको मिलेगी. तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना जरूरी होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. 12 हमारी राशियां, 9 ग्रह और 12 भाव. सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं 12 भाव, 12 राशियां, नवग्रह और 12 भाव. तो हमारी 12 भाव की जो हम बात करेंगे वो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठवां भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव. ये भाव हमारे स्थिर होते हैं. भाव कई लोग इनको इंग्लिश में हाउसेस कहते हैं, लाल किताब में खाना भी कहते हैं, और इन्हीं को हम घर भी कहते हैं. तो ये अलग अलग जगह से यूज होता है. अब ये इसके अलावा हमारे जो नवग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य, पहला सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा बुध मरकरी, सन मून मरकरी, चौथा मार्स मंगल, पांचवा हमारा वीनस शुक्र, छठवा जुपिटर गुरु, सातवां सैटर्न शनि, आठवां राहु और नवा केतु. इंग्लिश में इसको ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल भी कहते हैं. इसके बाद 12 राशियां होती हैं हमारी, जिसको हम बोलते हैं एरीज मेष, दूसरे नंबर की वृषभ टॉरस, तीसरे नंबर की जेमिनाई मिथुन, चौथे नंबर की कर्क, पांचवें नंबर की सिंह लियो, छठवें नंबर की कन्या वर्गो, सातवें नंबर की लिब्रा तुला, आठवें नंबर की स्कॉर्पियो वृश्चिक, 9वें नंबर की हमारी राशि होती है कैप्रिकॉन धनु, 11वें नंबर सेजिटेरियस धनु, 10वें नंबर की कैप्रिकॉन मकर, 11वें नंबर की कुंभ एक्वेरियस, 12वें नंबर की पाइसेस मीन. ऐसी 12 राशियां होती हैं हमारी. तो जो पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम होता है वो 9-12 के बीच में ही चलता है. 12 राशि, नवग्रह और 12 भाव, क्योंकि सारी चीजें इन्हीं से देखी जाती है. हर एक राशि का एक अपना अलग महत्व होता है, और एक ग्रह का एक अलग महत्व होता है. और जैसे भाव की बात करें तो हर एक भाव अपने आप में एक अलग अलग चीजों को दिखाता है. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में हमें यही समझने की जरूरत होती है कि क्या होती है. अब बात करते हैं भृगु नंदी नाड़ी की. तो भृगु नंदी नाड़ी एक बहुत पुरानी प्राचीन विद्या है. इसको महर्षि भृगु ने दिया था. महर्षि भृगु कौन थे?
महर्षि भृगु सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे और इनके पास इतना शक्ति थी कि इन्होंने वैकुंठ में बैठे श्री हरि को श्री नारायण के सीने पर लात मार दी थी। ये एक प्रचलित बहुत प्रचलित कहानी है कि भृगु ऋषि ने मार दी थी। तो आप सोचिए कि कितने पुराने हो, उन्होंने इसका ज्ञान दिया। अब भृगु ऋषि जो थे हमारे, ये सप्त ऋषियों में से एक थे भृगु ऋषि। दूसरे थे नंदिकेश्वर ऋषि। नंदिकेश्वर ऋषि जो थे ये हमारे साउथ इंडिया में बहुत फेमस ऋषि रहे हैं और उन दोनों के सूत्रों को जब मिला के बनाई गई है तो वहां से आती है भृगु नंदी नाड़ी। यहाँ पे एक परेशानी क्या खड़ी हो गई थी, जैसे मैं आपको इसका प्रॉपर ओरिजिन भी बता देता हूं कि पुराने समय में बहुत सारे लोग आते थे जैसे जिनके पेरेंट्स माता पिता कहीं रहते थे और वहां से मूव करके वो दूसरी सिटी में आ गए, एक सिटी से सेकंड सिटी में आ गए। तो जब एक सिटी से दूसरी सिटी में आ जाते हैं तो उनका जन्म स्थान, अब जैसे कई लोगों को जन्म स्थान नहीं पता कि पैदा कहाँ हुए, तो जन्म स्थान बदल गया। दूसरा, समय का कुछ ज्ञान नहीं हुआ करता था क्योंकि समय देखने के लिए जगह जगह पे सूर्य घड़ियां बनी होती थी। आजकल सूर्य घड़ियां तो है नहीं, और बीच में भी एक काल ऐसा आया था सूर्य घड़ी नहीं होती। सूर्य घड़ी आज भी नहीं है, लेकिन हम एक्यूरेट टाइम के हिसाब से करते हैं। उसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन होता है, जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। ये जब हमारे टाइम जोन के साथ में मैच किया जाता है, जब एग्जैक्ट प्लेस आता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्यों जरूरी है? जैसे जन्म स्थान ज्ञात करने के लिए ये चाहिए और समय के लिए हमें टाइम चाहिए। जीएमटी जो हम बोलते हैं वो होता है, इन दोनों को कैलकुलेट किया जाता है तो उस समय एग्जैक्ट गणना आती है कि कौन सा ग्रह किस जगह पे था। तो यहाँ पे नंदिकेश्वर ऋषि के पास में एक परेशानी आई कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं था कि टाइम देखा कैसे जाता है। मतलब टाइम ही नहीं मालूम तो आप प्रेडिक्शन क्या करोगे? क्योंकि हर 10 से 15 मिनट के अंदर नवांश बदल जाता है, 2.5 घंटे में लग्न बदल जाता है, और उसके बाद में अगर हम और सूक्ष्म अति सूक्ष्म में जाएं तो नवांश और लग्न बदलने के साथ साथ जब हम छोटे छोटे विभक्त करते हैं, D60 चार्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा 2 मिनट के अंदर बदल जाता है। D150 चार्ट 45 सेकंड में बदल जाता है। तो यहाँ पे समस्या खड़ी हुई कि प्रेडिक्शन तो कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी के साथ नहीं आता। तो उस एक्यूरेसी के लिए नंदिकेश्वर ऋषि ने इस सिस्टम को ही बदल दिया। अच्छा, इस पे सबसे ज्यादा काम जो हमारा मॉडर्न टाइम है उस पे आरजी राव साहब ने सबसे ज्यादा काम किया। इनकी बुक भी आती है आरजी राव साहब की, जिसने सबसे ज्यादा वर्क किया है भृगु नंदी नाड़ी के ऊपर। अब हम बात करते हैं भृगु नंदी नाड़ी क्यों जरूरी है। जैसे मैंने बताया, नो एक्यूरेट बर्थ टाइम जरूरत, नो एक्यूरेट एंड लॉजिकल प्रेडिक्शन आता है हमारा इससे, और लाइफ अलाइनमेंट के लिए सबसे बेस्ट टूल होता है। जैसे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्यादातर ये माना जाता है कि राहु और शनि 2 ग्रह बहुत परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शनि को बहुत महत्व देते हैं, हम गुरु को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आती हैं। अब अपन कुछ कारक तत्वों के बारे में बात करते हैं। जैसे सूर्य, सन हमारा पहला ग्रह है, जिसका कारक तत्व जो होता है, 2 तरह के कारक तत्व होते हैं, एक जीव कारक और एक अजीव कारक। जीव कारक का मतलब होता है लिविंग थिंग से एसोसिएटेड जो होता है, अजीव कारक मतलब नॉन लिविंग थिंग से एसोसिएटेड होता है, सराउंडिंग्स में जो हमारे चलता रहता है, अपन उसको कह सकते हैं। सो सन रिप्रेजेंट द सोल, आत्मा ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की आत्मा, उसके पिता, उसके पुत्र और उसकी राइट आई को दिखाता है। सेकंड, जो सन होता है अजीब कारक में, अगर हम बात करें तो सरकार को दिखाता है, पॉलिटिक्स को दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर को दिखाता है, हमारे प्रेस्टीज और स्टेटस को। जिसका सूर्य सब जितना अच्छा उसकी प्रेस्टीज रेपुटेशन उतनी अच्छी। रामचंद्र जी का सूर्य कितना उच्च था और उनका प्रेस्टीज इतना था, उनका नेम फेम इतना था कि आप कह ही नहीं सकते। आज भी हम श्री राम के नाम ही काफी है उनका सुनने के लिए, सुमरन करने के लिए। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये और क्या दिखाता है। ये चंदन की लकड़ी, टीक वुड मतलब हमारा सागवान की लकड़ी को दिखाता है, ऑनेस्टी को दिखाता है, करेज को दिखाता है, अलग अलग
हमारा जो प्लेनेट होता है, ग्रह होता है, वो अलग अलग बॉडी पार्ट को दिखाता है। जैसे हार्ट को दिखाता है, सूर्य हार्ट को दिखाता है, हड्डियों को दिखाता है। सूर्य का जेम स्टोन जो होता है वो होता है रूबी। अच्छा, सूर्य ईगो को भी दिखाता है। जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत प्रबल नीच का हो जाए कहने की वजह से अगर देखा जाए, तो उसके अंदर घमंड होता रहता है, ईगो। उच्च का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, सूर्य ईगो को दिखाता है और डोमिनेंस को दिखाता है। जो व्यक्ति चाहता है हर बार डोमिनेंस। सूर्य का जेम स्टोन जो ग्रह वो स्टोन होता है, वो रूबी या माणिक हिंदी में हम उसको कहते हैं। सेकंड आ जाता है मार्स। मार्स को हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। तो जितनी भी बॉडी में रेड थिंग्स आ जाती हैं, वो सब प्रेजेंट है। मार्स कहा जाता है भूमि पुत्र। भूमि पुत्र मतलब धरती से एक टुकड़ा अलग होके गया है, धरती का पुत्र होता है मार्स। मार्स हमारी बॉडी में क्या दिखाता है? मार्स फीमेल चार्ट में फर्स्ट हस्बैंड को दिखाता है। फर्स्ट हस्बैंड स्पेसिफिक है। अगर हम बीएनएन की बात करें तो बीएनएन में फर्स्ट हस्बैंड मार्स होता है फीमेल चाइल्ड में। यंगर ब्रदर मार्स होता है। इसके अलावा मार्स हमारी एनर्जी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इंजीनियरिंग होती है, मशीनरी होती है, पुलिस, डिफेंस, जितने भी वर्क होते हैं फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, वो सब हमारे मार्स होते हैं। जितना भी टेक्निकल हमारा स्किल होता है, वो सब मार्स से गवर्न किया जाता है। मार्स हमारे प्रॉपर्टी का कारक होता है। लैंड जिसको हम बोलते हैं, जमीन अगर आपको लेनी है तो सबसे पहले मार्स से देखा जाता है। मार्स शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चाकू छुरी वगैरह जो होती है उसको हम दिखाते हैं। मार्स सर्जरी और एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है। लाल चीज, सर्जरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, मसल गई या फिर ब्लड गया। मार्स हमारे बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी में भी मार्स हमारे ब्लड को और हमारी मसल्स को दिखाता है। मार्स एंगर को दिखाता है, हमारे गुस्से को दिखाता है, हमारे क्रोध को दिखाता है। जेम स्टोन इसका होता है कोरल। कोरल मतलब मूंगा, जो मार्स को गवर्न करता है। नेक्स्ट आ जाता है मरकरी। मरकरी इट मींस बुद्ध, हमारी इंटेलिजेंट बुद्धि। जितनी अच्छी हमारी बुद्धि उतना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन। मार्स हमारे बुआ सॉरी मरकरी हमारी बुआ बहन बेटी के जीव कारक होता है। हमारी डॉटर का हो गया। फिर जिसको हम बोलते हैं बुआ बहन बेटी, फीमेल जितने भी आपके घर में आ जाते हैं उनको हम कारक मरकरी से जोड़ देते हैं। सेकंड वाइफ इन अ मेल चार्ट इज आल्सो गवर्न्ड इन बीएनएन बाय द मरकरी। तो मरकरी वहां पे आ जाता है। मरकरी का अजीब कारक में आपका बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेडिंग, ऑडिटिंग, कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो मरकरी से देखी जाती है। एस्ट्रोलॉजी मरकरी से देखी जाती है, फिलोसफी मरकरी से देखी जाती है। आपका राइटिंग वर्क, कॉमेडी वर्क, एक्टिंग, ये सारी चीजें हमारी मरकरी से देखी जाती हैं। तो मरकरी इज अ वेरी गुड फॉर स्किल्स, जो हम बोलते हैं ना कि गवर्न करना है तो उसको लेके। बॉडी पार्ट में स्किन, अगर किसी को स्किन रिलेटेड डिसीज होती है तो ये बोलते हैं आपका मरकरी खराब है, आप इसका उपाय करवाइए। वोकल कॉर्ड देखो आप, इसमें तीन चीजें, चार चीजें लाइन से आगे, टंग, नेक, वोकल कॉर्ड एंड थ्रोट, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू स्पीक। तो ये भी यहाँ पे देखा गया है। हैंड्स एंड शोल्डर, स्किन एंड फोरहेड, ये सारी चीजें गवर्न की जाती हैं मरकरी से। मरकरी का जेम स्टोन जो होता है, पत्थर जो कहते हैं हम उसको, वो होता है ग्रीन एमराल्ड या पन्ना। नेक्स्ट आ जाता है जुपिटर। जुपिटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन बीएनएन। Why it is very important? Because Jupiter is always called the जीव कारक, मतलब मैं, माई सेल्फ। जो व्यक्ति की कुंडली हम देख रहे हैं उसमें जुपिटर जहां पे भी लिखा होता है वो कहलाता है जीव कारक, मतलब वो पर्सन खुद ही है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न को हम जीव कारक मानते हैं, पहला हाउस, उसके बारे में ऐसे ही जुपिटर, जब हम बीएनएन की बात करते हैं तो जुपिटर मतलब लग्न या फर्स्ट हाउस या व्यक्ति खुद, पर्सनालिटी जो भी है वो जुपिटर कहलाती है। जुपिटर की रेस बहुत स्मूथ होती हैं। ऐसा कहते हैं जुपिटर की दृष्टि या गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। ऐसे ही यहाँ पे माना जाता है कि बेनिफिशियंग इफेक्ट होता है जुपिटर की। मेल और फीमेल के चार्ट में ये जीव कारक कहलाता है। सेकंड हस्बैंड इन अ फीमेल चार्ट, ये जब हम बीएनएन डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा मैं कहाँ पे इस रूल को यूज किया जाता है। जुपिटर से टीचर,
प्रीचर, मेंटर, गाइड, जज, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जुपिटर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, हमारी ओवरऑल ग्रोथ को दिखाता है। जुपिटर मंदिर को दिखाता है, वेद को दिखाता है। गोल्ड, हल्दी, हल्दी पीली होती है, सोना भी पीला होता है। हनी, शहद। जुपिटर एक भारी प्लैनेट होता है, इसलिए एलिफेंट जैसे होता है ना, जिसकी बुद्धि माथा बड़ा होता है, उसको जुपिटर दिखाता है। हमारी विजडम को जुपिटर दिखाता है। सेल्फ एस्टीम को जुपिटर दिखाता है, गुरु दिखाता है। बॉडी पार्ट की बात करें तो नोज, जहां जहां बॉडी में बड़े बड़े ऑर्गन होंगे, लिवर हुआ आपका, लेग्स हुए आपके, फीट हुए, थाई हुए, जितने भी बड़े ऑर्गन होते हैं वो सारे जुपिटर, क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। इसका जेमस्टोन होता है येलो सफायर या पुखराज, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वीनस। वीनस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मेल चार्ट, not male chart, in even in a female chart as well, because when we talk about the second husband, या जब हम दूसरे पति की बात करते हैं जिसको हमने जुपिटर कंसीडर किया, तो वहां पे जो फीमेल हर सेल्फ होती है वो वीनस हो जाती है। वीनस लग्जरी से जोड़ा जाता है। तो जीव कारक की बात करें तो फर्स्ट वाइफ इन अ मेल चार्ट वीनस होती है, पहली पत्नी। यंगर सिस्टर, डॉटर इन लॉ वीनस से देखी जाती है। वीनस हमारी पैसे के लिए काम करती है, मनी के लिए, वर्क, फाइनेंस जितना भी है, वेल्थ जितना है, लग्जरी जितना है, सारी चीजें वीनस से जुड़ी है। जितना अच्छा शुक्र उतना ज्यादा लग्जरी, इसलिए हम बोलते हैं कि शुक्र व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए। फिर इसके बाद में ये हमारे और क्या क्या देखता है, म्यूजिक, डांस, जितनी भी आपको चीजें मिलेंगी जो रिलेटेड हैं दिखाने से और लग्जरी से, वो सारी चीजें इससे आ जाती है। सिनेमा, फाइन आर्ट, मॉडलिंग, एवरीथिंग इज गवर्न बाय वीनस। वीनस एक कारक भी बोलते हैं हम बीएनएन में, भृगु नंदी नाड़ी में। क्यों बोलते हैं? बीएनएन स्टडीज के लिए वीनस इंपॉर्टेंट होता है। वीनस, अगर आप बीएनएन करते हैं, ऐसा कहा जाता है, भृगु नंदी नाड़ी पढ़ते हैं तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। उसके पीछे कारण है, जो महर्षि भृगु थे उनकी संतान है शुक्र, शुक्राचार्य जिनको हम बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, भृगु ऋषि की चीज आप पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं उनके पुत्र से आपको रिलेट कर देती है। वीनस का जेमस्टोन होता है हीरा, गोल्ड, डायमंड। नेक्स्ट आ जाता है सैटर्न। सैटर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, इन सेकंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन एनीवन्स चार्ट इन बीएनएन। व्हाई? बिकॉज सैटर्न इज अ कर्म कारक, मतलब एक जीव कारक हो गया, मतलब व्यक्ति खुद, और दूसरा हो गया कर्म कारक। कर्म कारक मतलब, कर्म कारक मतलब वो कुछ काम कर रहे हैं। अगर व्यक्ति जिंदा है तो कुछ करेगा, तो ये मान के चलिएगा ये खुद हो गए और ये कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए सैटर्न का रोल सबसे ज्यादा बीएनएन में हम कहते हैं। लोग बोलते हैं शनि खराब होता है, शनि खराब नहीं होता। आप शनि का काम करोगे, शनि आपको वैसे ही चीजें देना चालू कर देगा। शनि बहुत स्लो प्लैनेट है, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए ठंडा ग्रह भी कहा जाता है, और बहुत स्लो चलता है। शनि का अराउंड द सन जो एक चक्कर लगता है वो 30 साल में, 30 ईयर्स में लगता है। तो 30 ईयर्स इज वेरी बिग टाइम। तो उसमें जो सूर्य की एक प्रदक्षिणा करता है, एक चक्कर लगाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्लो ग्रह हो गया। मतलब करीब करीब ये हमारा अगर 360 डिग्री रोटेशन करेगा, और हम 12 भाव अगर हम मानते हैं, तो 30 डिग्री का एक भाव हो गया। जो हमारी कुंडली का जो चक्र होता है उसमें 30 डिग्री का एक भाव हो गया। ये एक भाव 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके अगर 12 भाव में जाएंगे हम तो 360 हो जाता है। मतलब सन के अराउंड ये पूरा जो चक्कर काटता है वो 360 का काटता है। तो मतलब सोचने की बात है कि सैटर्न को, शनि को 30 डिग्री चलने में 2.5 साल का समय लगता है। 2.5, अगर हम 2.5 साल को काउंट करें, 2.5 इंटू 12 इक्वल टू 30, तो 30 साल में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसलिए स्लो प्लेनेट कहा जाता है। इसलिए शनि से जुड़ी हुई चीजों के रिजल्ट हमें बहुत धीरे मिलते हैं। अब बात करते हैं, ये जीव कारक की बात करें तो शनि जो हमारा होता है, ये जीव कारक में बड़े भाई को दिखाता है। थर्ड हस्बैंड इन फीमेल चार्ट दिखाता है। आपके जितने भी सर्वेंट होते, लो पेड सर्वेंट, उनको दिखाता है।
अजीब कारक की बात करें तो आपके काम को दिखाता है, स्लोनेस इन द लाइफ तेल को दिखाता है, लोहे को दिखाता है, वुलन क्लॉथ को दिखाता है, डंपिंग यार्ड को दिखाता है, स्टोर रूम को दिखाता है। जैसे हमने बोला अंधेरा ज्यादा रहता है तो वो सारी चीजें आपकी आ गई। यहाँ पे आपकी लॉन्जिविटी लाइफ को दिखाता है, प्रोवर्टी को दिखाता है, आप कितने रिच होंगे, कितने पैसे से कम होंगे। बॉडी की अगर हम बात करें तो चिन, फीट, बटक, एनस, नीज, फोर लेग, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव लेडर को दिखाता है। तो जितनी भी पेट संबंधित बीमारियां होती हैं वो गवर्न शनि के द्वारा, मतलब मान के चलिएगा कि अगर पेट की परेशानी आ रही है तो दो ही चीज हैं, या तो इंडाइजेशन हो रहा है मतलब शुक्र से गड़बड़ हो रही है, या फिर शनि से गड़बड़ हो रही है। आपके घुटनों में दर्द है, घुटनों से आवाज आ रही है, आप शनि को मान के चलिएगा। सूर्य हड्डियों का कारक है, घुटनों का कारक शनि है। इसके बाद में गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स को यही सबसे ज्यादा दिखाता है। ब्लू सफायर इसका जेमस्टोन होता है जिसको हम नीलम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मून। मून मतलब व्यक्ति का मन। सारे ग्रह जो होते हैं हमारे, जैसे अगर हम देखें जुपिटर जो है गुरु, ये एक साल में एक राशि जाता है। शनि है ये 2.5 साल में एक राशि से निकलता है। सन, मरकरी, मार्स और वीनस, ये 4 प्लेनेट जो हैं करीब 27 डेज से 45 डेज के बीच में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। राहु एंड केतु ये हमेशा 1.5 मतलब 18 महीने या 1.5 साल में ये राशि परिवर्तन करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो चंद्रमा बचा, ये चंद्रमा इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो 2.5 दिन के अंदर अपनी राशि में परिवर्तन कर लेता है। करीब करीब 2.5 दिन के अंदर ये एक राशि से दूसरी, तो इतना फास्ट मूविंग प्लेनेट है। इट मींस फास्ट अपने शरीर में, अगर हम अपनी बात करें, एक पर्सन की बात करें, तो फास्ट मूविंग क्या होता है हमारा मन। मन की कोई सीमा नहीं। ऐसे ही चंद्रमा को भी मन से जोड़ा गया है, चंद्रमा को माँ से जोड़ा गया है। सौम्य प्लेनेट है, बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है। मेंटल पीस हमें प्रोवाइड करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी हमें चंद्रमा दे सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस है, धैर्य है, वो चंद्रमा उसको लेके आता है। वाटरी प्लेनेट है। अपनी अर्थ धरती पे जितना भी पानी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको अगर कोई रेगुलेट करता है तो वो होता है हमारा चंद्रमा। मून हमेशा रेगुलेट करता है। आप देखेंगे कि जब पूर्णमासी आती है तो हाई टाइड्स आ जाते हैं। हाई टाइड मतलब चंद्रमा की तरफ वो बढ़ना चालू होते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज इसमें देखी गई है। तो बॉडी के लिक्विड भी जितने हैं हमारे वो सारे मून से देखे जाते हैं। ब्रेस्ट, मदर लाइन्स, फीडिंग ऑफ द चाइल्ड बाय मदर, ब्यूटी, सारी चीजें जो है नर्सिंग केयर, जितनी भी चीजें आती हैं माँ से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें गवर्न की जाती हैं चंद्रमा से। फिलकर माइंड बहुत जल्दी जल्दी बताता है, इंस्टेबिलिटी, शॉर्ट ट्रेवल्स, धीरे धीरे जो अपन बोलते हैं ना व्यक्ति को जल्दी जल्दी जाने की आदत होती है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। ब्रेस्ट और लेफ्ट आई चंद्रमा को रूल करते हैं। जेमस्टोन इसका होता है पर्ल मतलब मोती, सफेद मोती। राहु की बात करेंगे, राहु और केतु दो ग्रह होते हैं। दो एक्चुअली में ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह कहे जाते हैं। इनको अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हमारा सन है, ये मरकरी है, ये वीनस है और ये अर्थ है। और ये अर्थ कहीं यहाँ पे अपना घूम रहा है। इसके अलावा ये मून है, ये मून मान के चलिएगा। चंद्रमा, चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इन दोनों के जो क्रॉसिंग पॉइंट आते हैं ये कहलाते हैं नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। तो नॉर्थ नोड को हम बोलते हैं राहु और साउथ नोड को बोलते हैं केतु। राहु और केतु ये दो प्लेनेट हैं, या इनको शैडो प्लेनेट बोलते हैं, छाया ग्रह जिनको कहा जाता है। तो इससे बनते हैं, ये एक्चुअल प्लेनेट नहीं होते हैं बट ये छाया ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। दे आर द नोड्स जो कट करती हैं एक दूसरे को। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु जो होता है उसके जीव कारक दादा दादी, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और ये
इल्यूजन होता है, दिखाई नहीं देते, छाया ग्रह है राहु मतलब। अच्छा, एक किंवदंती कह लें या हमारी कथा कह लें कि राहु केवल सर है और केतु केवल पैर है, मतलब धड़ है, एक लंबा सिलेंड्रिकल धड़, और राहु केवल। तो राहु का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहाँ आता है, वो हमारे सर पे आता है। तो जितनी भी चीजें दिखाई नहीं देती वो सब सारी की सारी चीजें राहु। राहु मतलब हमारा नेटवर्क राहु है, हमारा सिस्टम राहु, मोबाइल राहु है, ठीक है, इंटरनेट राहु है, आप जो चीजें कर रहे हैं वो सब राहु है, सॉफ्टवेयर राहु है। तो ये सारी चीजें क्योंकि हमें दिख नहीं रही ना, लेकिन बराबर चल रहा है, तो राहु है। तो राहु हार्म नहीं करता, लेकिन राहु आपके दिमाग पे कंट्रोल कर सकता है। राहु बेसिकली इल्यूजन है, हमारे थॉट्स के अंदर जा सकता है, इसलिए ये हमारी बॉडी में हमारे थॉट्स को गवर्न करता है। माइंड में विचार लाना एक अलग चीज है, हमें भ्रमित करना। चंद्रमा जैसे मन को चंचल चलायमान विचलित कर देता है, राहु उनमें बुरे थॉट्स भी डाल देता है। राहु गोमेद, राहु का जेम स्टोन गोमेद होता है। केतु, केतु लिबरेशन, अगर आपने सुना होगा केतु मतलब डिटैचमेंट, सारी चीजों से छुटकारा। क्यों? क्योंकि उसके पास सर ही नहीं है। जिस व्यक्ति के पास सर नहीं हो वो तो सब चीजों उसके लिए समान होगी। केतु का मैटरनल ग्रैंड पेरेंट जीवकारक होता है, नाना नानी जिनको हम बोलते हैं। केतु योगा से रिलेटेड होता है, केतु लंबी सिलेंड्रिकल चीजें होती हैं, केतु ऑकल्ट साइंस होता है। ऑकल्ट साइंस क्यों बोल रहे हैं केतु को, स्पिरिचुअलिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, इसमें सारी चीजें हमारे अंदर से आती हैं। इंट्यूजन जिसको हम बोलते हैं कि आपने सीखा, आपको अंदर से चीज आ गई। कोई व्यक्ति मेरे पास कुंडली लेके आया, मैं बिल्कुल डेफिनेटली उसको देख के प्रेडिक्ट करता हूँ, लेकिन जब ये दो चीजों से 50 चीजें बनती हैं, दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से 15 चीजें बनती हैं, तो उन 15 चीजों में से क्या ही इस व्यक्ति के ऊपर लगेगा, दैट कम्स फ्रॉम द केतु। पाइप जितने भी होते हैं हमारे, नैरो पाइप, लंबे पाइप, इलेक्ट्रिकल पाइप, पानी के पाइप, ये सारे सब केतु को दिखाते हैं। बिकॉज केतु के पास सिलेंड्रिकल बॉडी है, गर्दन है ही, सर है ही नहीं। केतु हमेशा 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर केतु बहुत स्ट्रांग होगा तो उसके पास 3 बैंक अकाउंट होंगे। केतु का अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो उसके पास 3 कई बार ऐसा देखा है कि केतु होता है तो 3 बच्चे भी हो जाते हैं व्यक्ति के। पता पहला एक बच्चा है, अगले 2 हो गए, इकट्ठे जोड़वा तो 3 बच्चे हो गए। तो ऐसा भी कई बार देखा जाता है। गवर्न केतु हमेशा 3 चीजों को करते हैं। अब अपन बात करते हैं काय की जुपिटर भृगु नंदी नाड़ी की। तो भृगु नंदी नाड़ी में वैसे करीब 9 और एडिशनल 2-3 और मान के चलिएगा कि रूल्स हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं आज 3 रूल बताने वाला हूं। पहला, जुपिटर इन अ फर्स्ट हाउस। जुपिटर इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ फर्स्ट हाउस इन भृगु नंदी नाड़ी। ट्राइनल जो होता है राशि जो ट्रायंगल में होती हैं वो कंजक्शन में होती हैं, और डिग्री बेस्ड हम उनको अरेंज करते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा पहला रूल जो बोलता है कि जुपिटर को हम भृगु नंदी नाड़ी में लग्न मान लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये लग्न लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू भृगु नंदी नाड़ी हम इसको लग्न मानेंगे। तो अभी यहाँ पे देखा हुआ आपने 8 नंबर राशि लिखी, अगर हम भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से चलें तो अब ये हमारा 5 नंबर राशि आ जाएगा, और यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों इसमें आ जाएंगे। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। तो अब ये हमारा 8 नंबर कहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें वो यहाँ पे लग्न यहाँ हो गया, लेकिन हमारा हम गुरु को ही लग्न मानते हैं हमेशा, तो ये लग्न हमारा गुरु में आ गया। ये सबसे पहला नियम है। तो जहां पे भी गुरु लिखा है उसको आप लग्न मान लो, और उसके हिसाब से पूरा हमारा प्रेडिक्शन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल राशि जो होती हैं वो एक दूसरे को मानते हैं। तो अगर मैं इसको मानूं, पहला घर अगर मैं मानूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12। तो ट्रायंगल कैसे बनेंगे? 3 चीजों को जोड़ा जाए तो ट्रायंगल बनेगा। तो अगर मैंने एक बिंदु यहां रखा, दूसरा यहां रखा और तीसरा यहां रखा, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, त्रिकोण। तो त्रिकोण में यहाँ पे 12 राशियां हैं। त्रिकोण मतलब 3, तो 12 भागे 3 बराबर 4। तो टोटल हमारे एक चक्र में 4 त्रिकोण बनेंगे। तो पहला हो गया 1, 5 और 9। एक नंबर का फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। अब अब हम दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। तो दूसरा ट्रायंगल कहां बनेगा? 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। तो ये देखो आप, 2, 6 और 10। तो दूसरा ट्रायंगल आ गया हमारा 2, 6 और 10। ठीक है, अब तीसरा ट्रायंगल बनाएंगे। तो तीसरा ट्रायंगल हमारा जो बनेगा वो बनेगा 3, 7 और 11। तो आप देखो 3, 7 और 11, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो तीसरा ट्रायंगल होगा 3, 7 और 11। अब चौथे ट्रायंगल की बात करें तो चौथा ट्रायंगल 4, 8 और 12। ये हमारा तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल बन गया 4, 8 और 12। अब आप देखो सारे घर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये हमारे सारे के सारे भाव आ गए और सारे ट्रायंगल बन गए। तो जितनी भी ये तो हमारे ट्रायंगल की बात हो गई। तो अब जितने भी इस ट्रायंगल में घर लिखे होंगे, एक नंबर राशि कहाँ पे हमारी? एक नंबर राशि में लिखा हुआ है जैसे चंद्रमा, शुक्र, गुरु और राहु। ये हमारा कंजक्शन में एक साथ माने जाएंगे। मतलब अभी तक हमने एक एक घर में देखा कि ये 2 घर 2 बैठे हैं तो इनको ही गिनते हैं हम वैदिक में। लेकिन इसमें हम ये तीनों को एक साथ, 3 घरों की राशि को लिखेंगे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा पहला आ गया, फिर इसके बाद गुरु और शुक्र आ गया, फिर इसके बाद में राहु आ गया। तो ये एक ट्रायंगल में ये 4 ग्रह आ गए। अब ये ग्रह आ तो गए, लेकिन इनको लिखेंगे कैसे? कि पहले चंद्रमा बनेगा, चंद्रमा गुरु आएगा, कि पहले गुरु शुक्र आएगा, कि पहले राहु आएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको देखने के लिए हमारा तीसरा नियम आता है कि जो डिग्री सबसे कम होगी वो ग्रह सबसे पहले लिखा जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे लिखा था 1, 5 और 9। 1, 5, 9 में कौन कौन से ग्रह थे हमारे? मून, जुपिटर, वीनस एंड राहु। अब हम इनको लिखेंगे कैसे? इनको लिखने का एक सबसे बढ़िया तरीका, सबसे कम कौन सा ग्रह है? सबसे कम हमारा आ रहा है शुक्र, मतलब सबसे पहले लिखा जाएगा वीनस। फिर कौन सा ग्रह लिखा जाएगा? फिर इससे बड़ी डिग्री का कौन सा है? इससे बड़ी डिग्री का है मून। फिर इससे बड़ी डिग्री का कौन सा है? इससे बड़ी डिग्री का है जुपिटर। और फिर इससे ज्यादा बड़ी डिग्री का कौन सा है? वो है राहु। तो अब ये लिखने का क्रम हमारा ऐसा होगा, सबसे छोटा ग्रह सबसे पहले, सबसे बड़ा ग्रह सबसे बाद। तो ये एक लिखने का पैटर्न होता है। क्यों? अब इससे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? अब जैसे ये 4 ग्रह लिखे, तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा जो बनेगा वो बनेगा हमारा वीनस और मून का। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा वीनस, वीनस और जुपिटर का। तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा वीनस और राहु का। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा मून और जुपिटर का। फिर बनेगा मून और राहु का, और लास्ट बनेगा हमारा जुपिटर और राहु का। तो देखो आप, दो दो के कॉम्बिनेशन बन गए, इनका 2 का, फिर इसका 2 का, फिर इसका 2 का, फिर यहाँ पे 2 का, यहाँ 2 का और ये इनका। तो टोटल मिला के हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉम्बिनेशन इसमें हमें मिल गए। तो अब जितना भी हमारा प्रेडिक्शन होगा
वो इन कॉम्बिनेशन के हिसाब से होगा कि वीनस मून से मिलेगा तो उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे, वीनस राहु से मिलेगा तो इनके क्या रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे मिला के टोटल पूरी कुंडली में 70 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 70 कॉम्बिनेशन बनते हैं टोटल 9 ग्रहों के, जो डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तब उसके बारे में हम बताते हैं। तो ये भृगुनंदी नाड़ी के लिए कुछ चीजें मैंने बताई थी। अब कुछ योगास मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जैसे जो योग बहुत बहुत रेयरली आते हैं, एवरी 20 ईयर्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था जुपिटर जो होता है वो हर 12 साल में अपनी एक राउंड पूरा करता है। मतलब आज अगर ये यहाँ पे है तो ये घूम के 12 साल के बाद में ये वापस इसी राशि में आएगा। ऐसे ही सैटर्न शनि 30 साल में, मतलब यहाँ है तो यहाँ से ये 30 साल के अंदर घूम के पूरा अपना एक चक्र पूरा करता है। तो कई बार क्या होता है हमारा कि जो शनि और गुरु होता है वो एक ही राशि में जब आ जाए, ये गुरु जब घूम के इधर आ जाए इसी राशि में, तब ये कहलाता है हमारा मल्टीप्लेनरी योग। कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जैसे गुरु और केतु एक साथ मिल जाएं, केतु और शनि एक साथ मिल जाएं, गुरु जुपिटर एंड केतु, मरकरी एंड केतु और सैटर्न एंड केतु। ये अगर हो जाए तो ये एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर के कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर होता है। ऐसे ही कई बार देखा गया है कि जो हमारा बुध होता है, कई बार अगर आप देखोगे तो बुध और सूर्य और शुक्र ये तीनों आजू बाजू में ही रहते हैं, आजू बाजू में ही रहते हैं। लेकिन अगर डिग्री का डिफरेंस आ जाता है तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस से पढ़ाई करना चालू कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, ब्रेक इन एजुकेशन, मतलब व्यक्ति की पढ़ाई छूट जाती है फिर चालू होती है। कई बार देखा गया है कि ग्रह वक्री होते हैं, जैसे ये वक्री ग्रह है, तो अब ये क्या करता है, ये आगे अपने कॉम्बिनेशन में तो बनाएगा लेकिन इसके साथ जाके और भी ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। तो कई बार एक व्यक्ति को लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन सडनली वो काम छोड़ देता है। जैसे मैंने बताया कि ये कर्म कारक होता है कि व्यक्ति काम क्या करेगा। अब इस कुंडली में देखें तो ये व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, ये व्यक्ति एजुकेशनिस्ट बन सकता है, वकील बन सकता है या कॉमर्स ले सकता है, ठीक है। लेकिन पता पड़ा शनि वक्री है, वक्री होके घूम के यहाँ पीछे आ गया, इसका कोई कनेक्शन केतु के साथ नहीं था, लेकिन वक्री है पीछे आएगा, पीछे से आके 7th एस्पेक्ट के साथ में केतु से रिलेशन बना लेगा और पता पड़ा कि व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन गया। पता पड़ा कि व्यक्ति ऑकल्ट साइंसेस में आने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन यहाँ मंगल से मिल गया और प्लस या वक्री होके यहाँ केतु से आके मिल गया, तो पता पड़ा व्यक्ति जो है वो वास्तु का काम करने लग गया। अब यहाँ वास्तु का कहीं दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मंगल जो है वो हमारा शो करता है प्रॉपर्टी को, लैंड को, ठीक है। और मंगल हमारा शो करता है मार्स इंजीनियरिंग वर्क को, तो कायदे से तो ये व्यक्ति को इंजीनियर होना चाहिए। अब पता पड़ा कि वक्री होके ये केतु से भी मिल गया, ये केतु यहाँ पे आ गया, तो अब कॉम्बिनेशन सैटर्न प्लस केतु भी बन गया, सैटर्न प्लस मार्स भी बन गया, और फिर इसके बाद में बुध भी आ गया। तो ये मरकरी सैटर्न प्लस मरकरी भी बन गया। अब पता पड़ा ये व्यक्ति वास्तुशास्त्र पढ़ाने ही लग गया। तो अब ये पूरा का पूरा प्रेडिक्शन ही बदल गया। तो इतना सटीक आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम वैदिक की बात करेंगे तो वैदिक में आप ये नहीं बता सकते कि ये व्यक्ति क्यों ये कर रहा है, रीजन, या फिर हम जब बताएंगे तो उसका D10 चार्ट खोलना पड़ेगा हमें। अभी D10 चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल गुरु बैठा हुआ है, टीचर बन सकता है, लेकिन किस चीज का टीचर बन सकता है ये कैसे बताएंगे, ये बताने के लिए भी हमें उसका एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम D10 चार्ट खोलेंगे, और यहाँ पे हमने बिना D10 चार्ट खोले ही सीधा सीधा प्रेडिक्शन कर दिया। तो भृगु नदी नाड़ी इसलिए पढ़ना जरूरी होता है,
बहुत पुरानी विद्या है भृगु नंदी नाड़ी, जिसकी हम बात करें। संजीवनी योगा होता है, जैसे जुपिटर और वीनस एक साथ मिल गए। जुपिटर मतलब कारक व्यक्ति खुद, और वीनस मतलब शुक्र, शुक्राचार्य थे जिनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। मृत संजीवनी मतलब व्यक्ति को मरने के बाद जगाने की। तो अब जुपिटर प्लस मृत संजीवनी मतलब व्यक्ति, प्लस उसको हील करने की पावर मतलब डॉक्टर। बहुत सारे डॉक्टर्स के चार्ट में ये देखा जाता है। और जितने भी सर्जन होते हैं, मतलब ब्लड का काम जो कर रहा है डॉक्टर, वो सर्जन। तो यहाँ पे अगर उसके साथ मार्स मिल गया तो व्यक्ति सर्जन बन जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है, आपके पास प्रिडिक्शन करना है, हमारी बच्ची है, हमारा बच्चा है, डॉक्टर बनना चाहता है, अभी पता पड़ा उसके चार्ट में कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो नंबर लेके भी आ जाए तो भी डॉक्टर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत काम की आती हैं, और इसको हम बोलते हैं क्विक प्रिडिक्शंस। ये हमारा भृगु नंदी नाड़ी पे एक शॉर्ट एक वेबिनार कह सकते हैं, एक नॉलेज थी जो हमने पास ऑन की है आप तक। और इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में, हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी की डिटेल मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और बाकी जानने के लिए, भृगु नंदी नाड़ी के को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।